उफ, इस बार कितनी गर्मी पड़ रही है। इस जंगल में रहना तो मुश्किल हो रहा है। तुम सही कह रही हो जानवी परी, इतनी गर्मी में हम पेड़ पर नहीं रह सकते। अब तो हमें किसी पक्के मकान में रहना पड़ेगा। हम इतने सालों से इस जंगल में रह रहे हैं, यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा। लेकिन गर्मी से बचने के लिए हमें गांव में आसरा ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन हम इस रूप में गांव में नहीं जा सकते, हमें इंसानी रूप लेकर गांव में जाना होगा। फिर दोनों परियां दो गरीब औरतों का रूप लेकर मुखिया के घर जा पहुंची। कोई है घर में? दरवाजा खोलो। कौन इतनी दोपहरी में दरवाजा खटखटा रहा है? ये कहते हुए मुखिया चंपक लाल ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम और क्या चाहिए? हम बहुत दूर से आए हैं और इतनी गर्मी में रास्ता भटक गए हैं। क्या हमें यहाँ आसरा मिल सकता है? मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है, ना जान ना पहचान, ना जाने कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। चलो जाओ यहाँ से। इतना कहकर मुखिया ने दरवाजा बंद कर दिया। देखा तुमने, कितना घमंड है गांव के मुखिया को। हम दोनों को मुसीबत में देखकर भी मुखिया ने इतने बड़े घर में इतनी गर्मी में हमें थोड़ी सी भी जगह नहीं दी। याद है तुम्हें, एक दिन मुखिया की बेटी खेलते खेलते नदी में गिर गई थी। उस वक्त हमने ही बचाया था मुखिया की बेटी को। वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उन्हें आवाज दी। सुनिए, मैं एक नौकरानी हूँ, मैं मुखिया के घर में काम करती हूँ। अब इस चिलचिलाती हुई गर्मी में कहाँ जाएंगी? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ, आप दोनों चाहे तो मेरी झोपड़ी में चलकर रह सकती है। बस कुछ ही दूर पर मेरी झोपड़ी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें ना जानते हुए भी इतनी गर्मी में तुम हमें अपनी झोपड़ी में रहने की जगह दे रही हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना कहकर दोनों परियां प्रज्ञा के साथ चल देती है। आइए अंदर, ये मेरी छोटी सी झोपड़ी है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, और अगर तुम हमें ना मिलती तो पता नहीं हमारा इतनी गर्मी में ना जाने क्या हाल होता। इसमें धन्यवाद कैसा, मेरे माँ बाबा ने सिखाया है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और वही मैंने किया। अच्छा आप दोनों बैठिए, मैं अभी आई। ऐसा कहकर प्रज्ञा रसोई में गई। वहीं दोनों परियां आपस में बातें करने लगी। ये लड़की कितनी अच्छी है, इसने हमें इतनी गर्मी में अपने घर में रहने की जगह दी। और तो और एक वो गांव का मुखिया सिर्फ नाम का ही अमीर है। ये सब छोड़ो सारिका परी, देखो ना तापमान कितना बढ़ता ही जा रहा है। बेचारी की छत कई जगह से टूटी हुई है, जहाँ से गर्म हवा और धूप अंदर आ रही है। हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर देर किस बात की जानवी परी, हम अपने जादू से छत ठीक कर देते हैं। ये कहकर दोनों परियां अपना असली रूप धारण करके अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। जादुई छड़ी अपना मैजिक दिखा, प्रज्ञा के घर की छत जल्दी से ठीक हो जा। और देखते ही देखते घर की छत बिल्कुल ठीक हो गई और दोनों परियां वापस गरीब औरतों का रूप धारण कर लेती है। इतने में प्रज्ञा रसोई से बाहर निकली और बोली, माफ करना मुझे, मुझ गरीब के घर आप दोनों को खिलाने के लिए सूखी रोटी और प्याज है। आप दोनों मेरे मेहमान हो और मेरे पास आप लोगों को अच्छा खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, तुम ऐसा मत कहो, तुम हमारे लिए जो कुछ भी लाई हो, सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। लाओ तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ बेटी। फिर प्रज्ञा और दोनों परियां एक साथ बैठकर सूखी रोटी और प्याज बड़े आनंद से खाने लगी। तभी सारिका परी बोली, बेटी खाना तो बहुत ही अच्छा था। मेरे घर में आपको यही खाने को मिलेगा, मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती हूँ। क्यों, मुखिया तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं देता? तुम तो वहाँ दिन रात काम करती हो ना। काम करती तो हूँ, लेकिन वो बाकी पैसे ब्याज में काट लेते हैं, क्योंकि मैंने माँ बाबा के इलाज के लिए 1 साल पहले मुखिया से कर्जा लिया था, जो आज तक मैं चुका नहीं पाई। माँ बाबा तो रहे नहीं और न ही मैं मुखिया जी का कर्जा उतार पाई। प्रज्ञा की दुख भरी कहानी सुनकर दोनों परियों को उस पर दया आ गई। तुम चिंता मत करो बेटी, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए आप दोनों चारपाई पर सो जाइए, मैं आपके लिए बिस्तर लगा देती हूँ। ऐसा कहकर प्रज्ञा ने दोनों परियों के लिए बिस्तर तैयार किया और खुद जमीन पर फटी चादर ओढ़कर सो गई। लेकिन सुबह होते ही प्रज्ञा के उठने से पहले दोनों परियां आपस में बात करते हुए बोली,
जानवी बेचारी प्रज्ञा ने हमारी इतनी गर्मी में कितनी सेवा की, हमें चारपाई पर सुलाकर खुद जमीन पर सो गई। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि इसके जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाए। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम क्या करें? क्यों ना हम अपने जादू से जंगल में लगे नारियल के पेड़ में से सारे नारियल प्रज्ञा के आंगन में ला दे। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, तो फिर देर किस बात की, चलो मिलकर जादू करते हैं। ऐसा कहकर दोनों अपने परी रूप में आकर कहती है, जादू छड़ी अपना मैजिक दिखा जा, जंगल में लगे सारे नारियल प्रज्ञा के आंगन में आ जा। सारिका परी के इतना बोलती ही आंगन में नारियल की बारिश होने लगी। तभी प्रज्ञा नींद से जाग गई। जब प्रज्ञा उठकर आंगन में गई तो वो दंग रह गई। इतने सारे नारियल, वो भी मेरे आंगन में कहाँ से आई? तभी सारिका परी प्रज्ञा से बोली, अरे बेटी, इतने सारे नारियल, बाप रे बाप, अब तुम क्या इन नारियल को देखती ही रहोगी? जल्दी से नारियल को उठाओ और इन्हें टोकरी में डालो। फिर प्रज्ञा और दोनों परियां मिलकर एक टोकरी में नारियल जमा करने लगी। सभी नारियल को इकट्ठा करने के बाद जानवी परी प्रज्ञा से बोली, बेटी, तुम इस नारियल को बाजार में बेच देना। इस गर्मी के मौसम में इन नारियल की तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। प्रज्ञा ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो उन नारियल को ले जाकर बाजार में बेच आई और उसके बदले उसे अच्छे पैसे मिले। ये देख प्रज्ञा खुश होते हुए बोली, सच में उन्होंने तो बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे नारियल बेचकर कितने अच्छे पैसे मिले हैं। काश ऐसा हर रोज होता तो कितना अच्छा होता। चलो, आज इन पैसों से मैं अपने मेहमानों को कुछ अच्छा खाना खिलाऊंगी। प्रज्ञा उन पैसों से बाजार से राशन लेकर घर पहुंची। प्रज्ञा को इतना खुश देखकर दोनों परियां मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। अब हर रोज दोनों परियां अपने जादू से आंगन में नारियल की बारिश करती और रोज प्रज्ञा उन्हें बाजार में बेचकर आया करती। प्रज्ञा का जीवन अब अच्छे से बीतने लगा और उसके घर में खाने पीने की अब कोई कमी नहीं थी। ऐसी ही गर्मी का मौसम गुजर गया और सर्दी के मौसम ने दस्तक दी। फिर एक दिन सारिका परी प्रज्ञा से बोली, प्रज्ञा बेटी, तुमने हमारी बहुत अच्छे से सेवा की। अब हमारे जाने का समय आ गया है। अब हमें जाना होगा, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं। प्रज्ञा बेटी, तुम अपने आंगन में एक छोटा सा बगीचा बनाओ और जो एक नारियल जो तुम्हारी टोकरी में बचा है, तुम उस नारियल को बगीचे में काट देना। फिर देखना, तुम्हारा बगीचा ढेर सारे नारियल के पेड़ से भर जाएगा। फिर उन नारियल को बेचकर तुम अपना खुद का नारियल पानी का व्यापार कर सकती हो और तुम्हें मुखिया के घर नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन हम तुमसे मिलने फिर आएंगे। ये कहकर दोनों परियां वहां से चली गई और जंगल पहुंचकर अपने असली रूप में वापस आ गई। वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा ने उनके कहे अनुसार अपने आंगन में बचा हुआ नारियल गाड़ दिया। फिर अगली सुबह उसने उठकर जब आंगन में देखा तो वो हैरान रह गई। अरे वाह, इतने सारे नारियल, वो भी मेरे आंगन में, ये तो चमत्कार है। वो दोनों मेहमान के रूप में भगवान थी जो मेरी मदद करने यहाँ आई थी। प्रज्ञा मन ही मन उन दोनों परियों का धन्यवाद करने लगी। उसके बाद प्रज्ञा हर रोज आंगन में लगे नारियल बाजार में बेचा करती। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आंगन में लगे पेड़ में से नारियल कभी भी खत्म नहीं होती थी। अब प्रज्ञा धीरे धीरे बहुत अमीर हो गई और उसने मुखिया से लिया हुआ सारा कर्ज भी उतार दिया। अब प्रज्ञा खुशी से जीवन बिता रही थी, लेकिन उसकी ये खुशी मुखिया चंपक लाल से देखी नहीं गई और उसने नारियल के पेड़ से भरा बगीचे को अपने कब्जे में करने की सोची। फिर मुखिया एक रात दबे पांव प्रज्ञा के घर पहुंचा। वो कैसे भी करके उन सभी नारियल को हासिल करना चाहता था। उसने जैसे ही नारियल से भरे पेड़ को हाथ लगाया, उसे इतना जोरदार झटका लगा कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा जादुई नारियल के पेड़ से नारियल बेचकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। क्लासरूम में चुड़ैल का साया। एक बार की बात है, सोनपुर नामक गांव में
एक गरीब लड़की अपनी विधवा माँ के साथ रहा करती थी और वो हमेशा अपनी गरीब विधवा माँ से स्कूल जाने की जिद करती थी, लेकिन उसकी गरीब माँ अपनी बेटी की इस जिद को पूरा नहीं कर सकती थी क्योंकि गाँव में कोई सरकारी स्कूल था नहीं और प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज्यादा महंगी थी और वो इसी वजह से अपनी बेटी को स्कूल पढ़ने नहीं भेज सकती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन नैन्सी अपनी माँ से कहती है, माँ बस बहुत हो गया, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मेरा भी एडमिशन करवा दीजिए ना। मेरी प्यारी बच्ची, अगर तू आज कुछ और भी मांग लेती तो शायद वो भी पूरा हो जाता। अब तू स्कूल जाएगी। तुझे पता है, जब मेरी मालकिन को पता चला कि तू स्कूल नहीं जाती तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि आज से नैन्सी की पढ़ाई का सारा खर्चा मेरा। मेरी मालकिन बहुत अच्छी है। माँ सच? आप सच कह रही हैं? अब मैं भी स्कूल जाऊंगी। नैन्सी को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मालती की मालकिन नैन्सी का एडमिशन करवा देती है। अब नैन्सी स्कूल पढ़ने जाने लगती है। आज स्कूल में उसका पहला दिन था। स्कूल के पहले ही दिन स्कूल की कुछ सीनियर स्टूडेंट्स आती है नैन्सी को परेशान करने के लिए। ओह, तो तुम हो न्यू एडमिशन? ठीक है, तो तुम इस तरह से क्लास में नहीं जा सकती। पहले तुम्हें हमारी बात माननी होगी, तभी तुम क्लास में जाकर बैठ सकती हो, वरना नहीं। मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं। सामने तुम्हें कैबिन नजर आ रहा है, वहाँ पर एक बड़ी सी चेयर है, उस पर तुम्हें ये ग्लू डाल कर आना है और कुछ नहीं। बेचारी नैन्सी का स्कूल में पहला दिन था। वो ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसे अपनी सीनियर्स की बात माननी पड़ती है और वो कैबिन प्रिंसिपल मैम का था और वो चेयर भी प्रिंसिपल मैम की थी। अभी प्रिंसिपल मैम अपने कैबिन में आई नहीं थी। नैन्सी चुपके से जाती है और वो ग्लू डालकर आ जाती है। कुछ समय बाद प्रिंसिपल मैम अपने कैबिन में आती है और वो चेयर पर बैठ जाती है और जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है वो उठ ही नहीं पाती। वो जोर जोर से आवाज लगाती है, प्रिंसिपल मैम क्या हुआ? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? सब ठीक तो है ना? मैं इतने समय से उठने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उठ नहीं पा रही। मेरे कैबिन में कौन आया था? संजना मैम प्रिंसिपल मैम की मदद करती है। ग्लू की वजह से उनकी साड़ी पूरी तरह से फट चुकी थी। वो दूसरी साड़ी चेंज करती है और उसके बाद पता करती है कि कैबिन में कौन आया था और किसने ये हरकत की। सीसीटीवी कैमरे में सब नजर आ जाता है। प्रिंसिपल मैम आग बबूला हो जाती है और वो सीधा नैन्सी की क्लास में जाती है। नैन्सी, खड़ी हो जाओ। पहले ही दिन आकर तुमने ये हरकत की। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा आज पहला दिन मैं आखिरी दिन बना देती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी चेयर पर ग्लू डालोगी? प्रिंसिपल मैम, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ये सच है कि मैंने आपकी चेयर पर ग्लू डाला, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। 8th क्लास के बच्चों ने मुझसे जबरदस्ती ये सब करवाया और धमकी दी थी अगर मैंने चेयर पर ग्लू नहीं डाला तो वो मुझे इस स्कूल में पढ़ने नहीं देंगी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। प्रिंसिपल मैम, 8th क्लास के बच्चे बहुत ही ज्यादा शैतान हैं। वो न्यू एडमिशन को ऐसे ही परेशान करते हैं। जब मेरे स्कूल में न्यू एडमिशन हुआ था तो उन्होंने भी मेरे साथ ऐसे ही कुछ किया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। मैं जानती हूँ वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज स्टूडेंट्स है, उनसे जरा बच के ही रहना, ठीक है? श्वेता और नैन्सी की दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल मैम 8th क्लास में जाती है और उन सबकी क्लास लगाती है। ओह, तो वो तुम तीनों हो जिन्होंने नैन्सी को ये सब करने पर मजबूर किया। तुम कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना, उन्हीं के सामने बात होगी। प्रेरणा, राशि और आराध्या तीनों की प्रिंसिपल मैम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से क्लास लेती है। पूरी क्लास के सामने उनकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती है और जब कल वो अपने पेरेंट्स को लेकर आती है तो उनके पेरेंट्स के सामने भी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर दोनों ही मिलकर तीनों को बहुत ही ज्यादा सुनाती है, जिस वजह से तीनों को बहुत ही ज्यादा इंसल्ट महसूस हो रही थी। इतनी ज्यादा इंसल्ट तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई और ये सब कुछ हुआ है उस 2 टके की स्टूडेंट की वजह से। उसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। मैं भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मैं भी उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी उसको।
और अब तीनों हाथ धोकर नैन्सी के पीछे पड़ जाती है, उसे आते जाते परेशान करती है। नैन्सी उनके मुंह नहीं लगती थी, वो बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी। नैन्सी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। कुछ ही समय में नैन्सी सभी टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट बन जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन श्वेता नैन्सी से कहती है, यार सपना मैम तो तेरी बहुत बात मानती है ना, प्लीज यार सपना मैम से मेरी नोटबुक चेक करा दे, उन्होंने चेक करने के लिए मना कर दिया, प्लीज यार करा देना। ठीक है करा देती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि तूने जानबूझकर लेट नहीं किया। सपना मैम स्टाफ रूम में है, मैं वहीं पर जा रही हूँ, ला मुझे अपनी नोटबुक दे दे। नैन्सी श्वेता की नोटबुक लेकर सपना मैम के पास जा रही थी कि तभी नैन्सी की नजर एक क्लासरूम के ऊपर जाती है। क्लासरूम नंबर 22 जो हमेशा से बंद रहता था, और आज उसने 6 महीने में पहली बार उस क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ देखा। यह देखकर नैन्सी चौंक जाती है और वो थोड़ा और आगे जाती है तो उस क्लासरूम से आवाज आ रही थी, किसी को पता ही नहीं किस क्लासरूम में हम रहते हैं, पर जैसे ही हमारा समय पूरा होगा वैसे ही हम इस स्कूल को बर्बाद कर देंगे, इस स्कूल के सभी बच्चों को मार देंगे और उसके बाद अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इतने समय बाद हमें मौका मिला है इस स्कूल को बर्बाद करने का। कौन है यहाँ पर जो इस तरह की बातें कर रहा है? आगे जाकर देखूं क्या? नैन्सी क्लासरूम के अंदर जाकर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। नैन्सी के माथे पर पसीना आ जाता है क्योंकि अभी कुछ समय पहले यहाँ से बात करने की आवाजें आ रही थी, और अंदर जाकर वो देखती है तो कोई भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। और फिर अचानक उस क्लासरूम का दरवाजा लॉक हो जाता है और उस क्लासरूम के लाइट्स भी ऑफ हो जाती है और दोबारा से आवाजें आनी शुरू हो जाती है। इसने तो हमारी सारी बातें सुन ली, इसे तो हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमारा क्या होगा? साथियों क्या कहते हो, इसे मार दे? नहीं नहीं, अगर हमने अभी इसे मारा तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, हम इसे नहीं मार सकते। सुन लड़की, अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताया किस क्लासरूम में हम हैं, तो हम तुझे समय से पहले ही कच्चा चबा जाएंगे। कौन हो तुम? नजर क्यों नहीं आ रहे हो? और इस स्कूल को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? इस स्कूल के बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, हमारी तुमसे क्या दुश्मनी? देखो तुम जो कोई भी हो, प्लीज हमारे स्कूल का पीछा छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ यहाँ से। नैन्सी के इतना कहते ही सफेद कपड़ों में चुड़ैल आ जाती है, जिनका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था और उनकी हंसी भी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। नैन्सी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, वो थर थर कांपने लगती है और कुछ ही समय में वो बेहोश हो जाती है। नैन्सी को जब होश आता है तो उसके चारों तरफ स्टूडेंट्स और टीचर्स का जमावड़ा था। नैन्सी बेटा क्या हुआ था, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? मैं बाहर ग्राउंड में नहीं, मैं तो सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 22 में थी। ये तो क्या कह रही है, तू हमें ग्राउंड में बेहोश मिली, ना कि सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 22 में। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। क्या करूँ, सच बताऊँ या नहीं? अगर सच बताया तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर सच नहीं बताया तो उस रूम की चुड़ैल पूरे स्कूल को तबाह कर देगी। क्या करूँ? ये मैं किस दुविधा में फंस गई, क्या करूँ? नैन्सी क्या हुआ? श्वेता तू तो पिछले 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रही है, इस स्कूल में क्या कोई दुर्घटना घटी थी? और सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 22 में कोई जाता क्यों नहीं है? वो हमेशा बंद क्यों रहता है? पता नहीं क्यों बंद रहता है, और इस स्कूल में कोई दुर्घटना नहीं घटी। तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, अब वो बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। नैन्सी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, वो किसी को सच भी नहीं बता पा रही थी और वो ठीक तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे नैन्सी का दिमागी संतुलन खराब हो रहा था। एक तरफ उसे क्लासरूम की चुड़ैल दिखाई दे रही थी और दूसरी तरफ स्कूल के इतने सारे बच्चे, वो किसी को सच नहीं बता पा रही थी। नैन्सी तुम्हें क्या हुआ है? तुम अच्छी तरह से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? हमेशा खोई रहती हो, टेस्ट में भी फेल हो गई, एग्जाम आने वाले हैं, अगर तुम फाइनल एग्जाम में फेल हो गई तो? इंसान हूँ, 24 घंटे पढ़ नहीं सकती, और अगर मैं एक टेस्ट में फेल हो गई तो क्या हुआ? मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। नैन्सी बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से सपना मैम से बात करती है। सपना मैम समझ ही नहीं पाती कि नैन्सी को क्या हुआ है। वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी और वो उसे एक जोर से चाटा मारकर क्लास से बाहर निकाल देती है। बेचारी नैन्सी दिमागी बीमार होती जा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है।
उसी क्लास के भूतों ने बहुत ही ज्यादा डरा के रखा था। नैन्सी क्लास से बाहर आकर एक जगह बैठी रो रही थी कि तभी प्रेरणा उसके पास आती है और उसे पीछे से आकर डरा देती है। ये क्या किया तुमने? तो मुझे डरा ही दिया, अभी मेरी जान निकल जाती। देखो तो बेचारी डर गई। आजकल के बच्चे तुझे पागल पागल कहकर पुकारते हैं और तूने सपना मैम से भी बहुत बदतमीजी से बात की और हमने तो ये भी सुना कि तू टेस्ट में भी फेल हो गई। मुझे लगता है कि अब तेरे इस स्कूल में कोई काम नहीं, तुझे अपने मम्मी के साथ बर्तन साफ करवाने जाना चाहिए, ना कि यहाँ आकर पढ़ाई करनी चाहिए। और ऐसा कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी नैन्सी प्रेरणा के हाथ में रिंग देखती है और रिंग देखकर उसे कुछ याद आता है। ये रिंग प्रेरणा के हाथ में? ये रिंग तो मैंने उस चुड़ैल के हाथ में देखी थी जिसने मेरी गर्दन पकड़ी थी। प्रेरणा के हाथ में सेम टू सेम वैसे ही रिंग, ऐसा कैसे हो सकता है? नैन्सी सेकंड फ्लोर के रूम नंबर 22 की तरफ जा रही थी। प्रेरणा, राशि और आराध्या उसे जाते हुए देख लेती है और वहाँ जाकर नैन्सी कहती है, मैं तुम तीनों चुड़ैल से नहीं डरती, तुम्हें जो करना है कर लो। अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता कर ही रहूंगी कि इस क्लासरूम में 3 चुड़ैल रहती है जो इस स्कूल को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इस स्कूल के सभी बच्चों का खून पीकर इस दुनिया पर राज करना चाहती है। अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया। अब मैं तुम्हारा सच सबको बता कर ही रहूंगी। लगता है इसे कच्चा चबाने का समय आ गया है। तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, तभी तो तू हमारी सच्चाई स्कूल वालों को बताना चाहती है। ठीक है, तो हम तुझे कच्चा चबा ही लेते हैं। ना रहेगी तू और ना ही तू किसी को सच्चाई बता पाएगी कि इस क्लासरूम में कोई है। कोई है, बचाओ बचाओ, देखो ये चुड़ैल है। 1 नहीं 2 नहीं 3 चुड़ैल है। प्रिंसिपल मैम, सपना मैम, निहारिका मैम, जल्दी से ऊपर आइए। इस क्लासरूम में चुड़ैल है, जल्दी से ऊपर आइए, वरना ये तीनों चुड़ैल मुझे मार देंगी। जल्दी से ऊपर आइए। नैन्सी बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज नीचे गूंज रही थी और सभी टीचर्स, प्रिंसिपल और स्टूडेंट सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं और वहाँ जाकर जो देखते हैं दंग रह जाते हैं। नैन्सी, क्या हुआ? यहाँ पर ये क्या हो रहा है और ये तीनों कौन हैं? मैम, वो तो इनका मुखौटा उतार कर ही पता चलेगा। ऐसा कहकर नैन्सी उनका चुड़ैल का जो भेस ले रखा था वो उतार देती है और चुड़ैल के भेस में कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा, राशि और आराध्या, वो तीनों ही थी। वो तीनों मिलकर बेचारी नैन्सी को डरा रही थी, उसे दिमागी मरीज बना रही थी, उसे स्कूल से निकलवाने के लिए ये सब कर रही थी। अब तुम तीनों खुद सच्चाई बताओगी या फिर मैं सबको सच्चाई बताऊं कि तुमने मेरे साथ क्या किया? तुझे कैसे पता चला कि तुझे डराने वाले हम तीनों ही हैं? शायद मुझे कभी पता नहीं चलता अगर मैं तुम्हारे हाथ में वो रिंग नहीं देखती। इस रिंग की वजह से मुझे पता चला कि मुझे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम तीनों ही हो। और इस क्लास में कोई भूत नहीं है, बल्कि भूत बनकर तुम मुझे दिमागी मरीज बनाना चाहती थी, मुझे पढ़ाई से भटकाना चाहती थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तो सीधी सादी बस स्कूल में आकर शिक्षा प्राप्त कर अपनी गरीबी को दूर करना चाहती थी। और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी रातों की नींद हराम कर दी। मुझे चारों तरफ बस भूत ही भूत नजर आते थे। तुम तीनों ने मिलकर इतना घिनौना खेल खेला है, एक मासूम बच्ची को इतनी बुरी तरह से डराया, 3 चुड़ैल बनकर। और ये सब तुमने क्यों किया? इसकी वजह से हमारी बहुत इंसल्ट हुई। हम इससे बदला लेना चाहते थे, इसे सबक सिखाना चाहते थे, इस स्कूल से निकलवाना चाहते थे और इसे दिमागी मरीज भी बनाना चाहते थे ताकि ये कहीं पर भी सुकून से ना रह सके। इसलिए हमने ये सब किया। टेप रिकॉर्डर में हमने वो सारी भूतिया आवाजें चलाई और चुड़ैल का गेटअप लेकर हम इसे डराते थे। हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे थे, लेकिन इसने मेरे हाथ में रिंग देख ली, जिस वजह से हम पकड़े गए। तुम तीनों ने बहुत ही ज्यादा घिनौना खेल खेला है। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें इस स्कूल से तो निकाला जा ही रहा है। अगले 5 साल तक तुम किसी और स्कूल में एडमिशन भी नहीं ले पाओगी। तुमने एक मासूम बच्ची के भविष्य के साथ खेला है, उसकी जिंदगी के साथ खेला है। और ऐसा कहकर प्रिंसिपल मैम तीनों को स्कूल से निकाल देती है। उन तीनों को उनकी किए की सजा मिल जाती है और नैन्सी कुछ समय में ठीक हो जाती है और अब वो दोबारा से मन लगाकर पढ़ाई करती है, क्योंकि अब उसे डराने वाला कोई नहीं था।